हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल निटिफाई बायोलॉजी में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका आज लेक्चर फर्स्ट है। इस लेक्चर में हम लोग पूरा एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और एक बेस्ट कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा चैप्टर का नाम है पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे इसमें कि हम लोग को पढ़ना क्या है, व्हाट टू लर्न। सबसे पहले पढ़ना है हमें व्हाट इज सेल, सेल क्या है उसके बारे में। फिर पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। फिर ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल का ओवरव्यू क्या है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे और फिर यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली 3 टॉपिक पे बात करेंगे। व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी और ओवरव्यू ऑफ सेल को कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर में। चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो ये एनसीईआरटी का लाइन ही है, यहाँ पे दिया हुआ। कहता है कि व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप लोग इधर उधर देखते हो, यू सी बोथ, हम लोग को दोनों देखने को मिलता है, लिविंग भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी। यू मस्ट हैव वंडर्ड, आप लोग को एक आश्चर्य होने की बात है, यहाँ पे वंडर होने की बात है, और खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा क्या चीज है लिविंग में और क्या चीज नहीं है लिविंग में। ठीक है, ऐसा क्या है लिविंग में और ऐसा क्या नहीं है लिविंग में जो नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बनाता है। कहने का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो है, सॉरी एक मिनट, ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास इसको लिविंग रखने के लिए ऐसा क्या चीज है कि जो इसे लिविंग रखता है, और नॉन लिविंग के पास वो कौन सा चीज नहीं है जिस कारण हम इसे लिविंग नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, देखिए तो ये आंसर कहता है कि प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ ए लाइफ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है कौन सा, ये सेल होता है, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ ए सेल्स लाइक ए वॉल मेड अप ऑफ ए ब्रिक, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सेल से। ठीक है, जैसे कि एक दीवाल है, दीवाल को बनने के लिए छोटे छोटे ईंट की जरूरत होती है, उसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म को तैयार होने के लिए छोटे छोटे सेल्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल, इसी में से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं और कुछ बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया हुआ, ये प्लांट का ये प्लांट सेल है और ये एनिमल्स का ये एनिमल सेल है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। ह्यूमन ऑल्सो स्टार्ट देयर लाइफ विथ अ सिंगल सेल जाइगोट एंड फाइनली डेवलप इनटू अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे कहता है ह्यूमन बींग्स में, अगर आप लोग ये जानते होंगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी का जो बेसिक यूनिट होता है लाइफ का वो तो सेल ही होता है। ह्यूमन का भी जो बेसिक यूनिट है लाइफ का वो भी क्या होता है, सेल ही होता है। यहाँ पर भी वही लिखा है कि ह्यूमन भी अपना लाइफ को स्टार्ट करता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से, यानी कि सिंगल सेल से, और वो सिंगल सेल का नाम क्या है, तो जाइगोट है। ठीक है, और फिर वही जाइगोट फाइनली डेवलप होता है पूरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस डायग्राम में भी एक एटम है, एटम, बहुत सारा एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बना, फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने, फिर बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनके सेल के ऑर्गेनल्स बने, फिर सेल के ऑर्गेनल्स मिलके एक सेल का निर्माण हुआ, फिर बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन किया, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन का फॉर्मेशन किए, फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन किए, फिर ऑर्गन सिस्टम से मिलके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। हम लोग का टॉपिक यहाँ पर से शुरू होता है। चैप्टर का पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज अ सेल, सेल क्या है। तो जो टर्म सेल है वो सबसे पहले दिया था किन्होंने, रोबर्ट हुक ने दिया था। कब दिया था, तो 1665 में दिया था। और रोबर्ट हुक क्या थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। रोबर्ट हुक ऑब्जर्व thin slice of a cork under his self designed simple microscope। रोबर्ट हुक ने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क को लिया था
एक ट्री का बार्क था, उस बार्क का कॉर्क को लिया था और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। तो माइक्रोस्कोप कौन सा माइक्रोस्कोप था? तो सिंपल माइक्रोस्कोप था। सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया किसने था? रोबर्ट हुक ने खुद बनाया था उस सिंपल माइक्रोस्कोप को, और उस ट्री के बार्क के कॉर्क को उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहां पर बहुत सारे पार्टीशन बॉक्स मिल रहे हैं और देखने को उन्हें मिला, और कंपार्टमेंट मिला जो कि सेपरेट सेपरेट है बहुत सारे वाल से। और ये बाल जो था ये किसके जैसा था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, और इन्होंने ही, रोबोट हुक ने ही नाम दिया उस कंपार्टमेंट को, उस हॉलो स्पेस को सेलुली। ठीक है, इस सेलुली को ही हम लोग लैटिन वर्ड में बोलते हैं सेला, जिसको हम लोग आज सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं द सेल विच हुक ऑब्जर्व वर एक्चुअली डेड सेल। जो जो सेल्स को जो ऑब्जर्व किया था रोबोट हुक ने, वो एक्चुअली में क्या था? वो डेड सेल था। ठीक है, जो कि ट्री का नाम क्या था? ओक ट्री। ओक ट्री के बार्क का कॉर्क था वो। ठीक है, और उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, जो चीज ऑब्जर्व किया, जो चीज देखा अपने उस ट्री में, ठीक है, उन्होंने अपने एक बुक में पब्लिश किया। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, उसी बुक में वो सारा डिस्क्रिप्शन में लिखा कि कैसे कैसे उन्होंने देखा, कैसे उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, कैसे ऑब्जर्व किया, क्या उन्हें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा, फिर वो डेड था कि क्या था, उस सब चीज उन्होंने उस बुक में लिखा। उस बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है सिंपली कि सेल सबसे पहले देखा था किसने? तो रोबोट हुक ने। कब देखा था? 1965 में। ठीक है, तो रोबोट हुक ने जो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया था, वो माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? तो रोबोट हुक खुद ने बनाया था, खुद से बनाया था। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि जो रोबोट हुक का जो बुक है उसका नाम क्या है? तो माइक्रोग्राफिया है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा हो गया खत्म। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। यानी कहने का मतलब है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो खुद ही सारे काम करते हैं। जितने भी लाइफ के इसेंशियल्स काम है, सारे जितने फंक्शन है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, जितना भी चीज है वो सब खुद से करते हैं, एक्सक्रीशन खुद से करते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं वो। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन जो कह रहा है ये वायरस के लिए लाइन है। जो पहला लाइन था ये वाला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए था। जो नीचे वाला लाइन है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ये लाइन है वायरस के लिए। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि एक सेल्स को लिविंग होने के लिए उसके पास क्या क्या होना जरूरी है। एक सेल को लिविंग होने के लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए? तो तीन चीज होना चाहिए। कौन कौन सा? पहला, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। दूसरा, साइटोप्लाज्म होना चाहिए। तीसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे कहता है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सेल को कंप्लीट होने के लिए तीन चीज चाहिए, अगर उससे कोई भी एक चीज अगर कम है, ठीक है, इस तीनों में से जेनेटिक मटेरियल या साइटोप्लाज्म या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों में से अगर कोई एक चीज भी अगर कम है तो वो खुद से डिपेंड नहीं कर पाएगा, मतलब खुद इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा, उसको किसी ना किसी पर डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे कि देखो वायरस का अगर हम बात करते हैं तो वायरस के पास क्या क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल इसका खुद का है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, दोनों चीज है, लेकिन इसके पास जो साइटोप्लाज्म है ना, ये नहीं है। तो ये क्या करता है? किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा। वो ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा, ठीक है, और उसका साइटोप्लाज्म को यूज करेगा और अब खुद को रेप्लिकेट करेगा, खुद का जब खुद का नंबर को यहाँ पे बढ़ाएगा। कौन? वायरस। ठीक है, अच्छा, तो तब जाकर के इसे हम लोग लिविंग कहेंगे। अच्छा, वायरस में यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है, वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये भी हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते। वायरस जब कोई भी ऑर्गेनिज्म के अगर बाहर है, मतलब वायरस में अगर साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बाहर है, तो साइटोप्लाज्म तो होगा नहीं। तो जब साइटोप्लाज्म उसके पास नहीं होगा तो उसे हम लोग नॉन लिविंग कहेंगे। लेकिन वही वायरस जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाए, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चला गया तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म तो आ जाएगा। साइटोप्लाज्म आया कहां से? उस जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर गया वायरस, उस ऑर्गेनिज्म साइटोप्लाज्म को यूज करेगा। तो फिर क्या होगा कि वो खुद को रिप्लिकेट करने लगेगा। तो जब वो रिप्लिकेट करने लगेगा खुद को, तो फिर हम उसे क्या कह देंगे? लिविंग कहेंगे। ठीक है, वो वायरस क्या हो जाएगा? फिर वो लिविंग कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखा है ये वायरस के लिए लिखा है, और ये लाइन नीट में पूछा हुआ भी है। ठीक है, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर मॉड्यूल सॉल्व करेंगे कहीं भी कोचिंग वगैरह का, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे असर्शन रीजन के फॉर्म में मिलता है। ठीक है,
नेक्स्ट लाइन कहता है कि हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो क्या है, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है कौन, सेल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है एंटन वॉन लीवनहुक। ठीक है, जो कि एक डच साइंटिस्ट है। इन्होंने फ्री लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। फ्री लिविंग सेल कौन कौन से, तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी। ठीक है, अच्छा ऑब्जर्व कैसे किया था, जैसे कि रोबोट हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व किया था ना, और वो सिंपल माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद से बनाया था। लेकिन जो एंटन वॉन लीवनहुक ने जो लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया, इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं, इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। ठीक है, मतलब कि जो जो रोबोट हुक ने ऑब्जर्व किया था जिस माइक्रोस्कोप से, वो उतना इंप्रूव नहीं था, लेकिन उससे रोबोट हुक वाले माइक्रोस्कोप से ज्यादा इंप्रूव था कौन सा माइक्रोस्कोप, जो जिस माइक्रोस्कोप से एंटन वॉन लीवनहुक ने ऑब्जर्व किया था उस फ्री लिविंग सेल्स को। फ्री लिविंग सेल्स कौन कौन से हैं, तो हमारे बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ, आरबीसी। ठीक है, ही ऑब्जर्व बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ एंड आरबीसी एंड कुड टीनी वेरी फास्ट मूविंग एंटीबॉडी सॉरी मूविंग बॉडीज। इन्होंने ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, स्पर्मेटोजोआ को, आरबीसी को, और इन्होंने बहुत छोटा छोटा वेरी फास्ट मूविंग बॉडीज को भी ऑब्जर्व किया, और इस फास्ट मूविंग बॉडीज का नाम दिया एनिमलकुलस। एनिमलकुलस नाम दिया। एनिमलकुलस एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है लिटिल एनिमल्स। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को किस पे, तो ऑर्किड रूट में। ऑर्किड रूट, ऑर्किड एक प्लांट का नाम है, उस प्लांट्स के रूट में इन्होंने देखा था न्यूक्लियस को। ठीक है, किसने, तो रॉबर्ट हुक ने। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट। अब जो इन्वेंशन है माइक्रोस्कोप का और उसका इंप्रूवमेंट जैसे जैसे होते गया, ठीक है, माइक्रो और भी माइक्रोस्कोप आए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह आते गया, और फिर माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन होते गया, इंप्रूवमेंट होते गया, उसी तरह से जितने भी हमारे सेल्स के डिटेल स्ट्रक्चर पता चलते गया। डिटेल स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि सेल में और कौन कौन सा सेल्स सेल्स के ऑर्गेनेल्स हैं, फिर जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर कहाँ पे क्रोमोसोम है, डीएनए वगैरह, ये सब के बारे में पता चलते गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग सेल थ्योरी पे, हमारा वो खत्म हुआ। ठीक है, 1838 का बात है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मैथियस स्क्लेडन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने एग्जामिन किया कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व किया कि ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। स्क्लेडन ने, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एग्जामिन किया बहुत सारे प्लांट को, ठीक है, और ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट हैं वो सारे बने हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से। ठीक है, और वही सारे सेल्स फिर क्या कर रहे हैं, आपस में मिलके एक टिश्यू का टिश्यू को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और उसी सेम टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है थियोडोर स्वान, 1839 में, जो कि एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। अभी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ब्रिटिश नहीं है, ब्रिटिश की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है जर्मन कर दिया है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, तो हमें वही याद रखना है, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी थियोडोर स्वान 1839 साइंटिस्ट थे, और ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट है। इन्होंने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स पे, और इन्होंने बताया कि जितने भी सेल्स हैं उस सेल्स के बाहर एक लेयर होता है जिसे हम लोग आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ही ऑल्सो कंक्लूड, उन्होंने ये भी बताया कि अपने स्टडी से प्लांट टिश्यू पे, प्लांट सेल्स पे भी स्टडी किया, प्लांट टिश्यू पे भी स्टडी किया, और बताया कि प्रेजेंस ऑफ ए सेल वॉल, जो कि प्लांट के पास एक सेल वॉल होता है और वो प्लांट का एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस Swan proposed the hypothesis that the body of animal and plant composed of a cell and product of a cell। अब देखो, अब वो जितने भी बात जो स्वान ने बताया उसके बेसिस पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी होते हैं, ठीक है, वो सारे कंपोज्ड ऑफ सेल होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, अब स्क्लिडन और स्वान दोनों ने मिल करके फॉर्मुलेट किया सेल थ्योरी को। ठीक है, दिस, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाया कैसे न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ये किसने बताया था, तो ये बताया था रुडोल्फ वर्चो ने, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर देखो यहाँ लिखता है द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिज्म का।
तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब बने होते हैं, कंपोज्ड होते हैं सेल्स के ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट, 1855 की बात है। इन्होंने 1855 में बताया था कि जितने भी सेल्स होते हैं, न्यू सेल्स होते हैं, सब बने होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। और एक वर्ड दिया, सॉरी वर्ड नहीं, एक सेंटेंस बताया जिसमें बोला इन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ही होता है कि न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। और इन्होंने ही, रुडोल्फ विर्चो ने ही स्क्लीडन और स्वान के सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके एक फाइनल शेप दिया, ठीक है। तो सेल थ्योरी को हम लोग कुछ इस तरह से जानते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब कंपोज्ड होते हैं सेल के और प्रोडक्ट होते हैं सेल्स के। और जितने भी सेल्स होते हैं, न्यू सेल्स होते हैं, वो सब एराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे एक सेल है, ये ग्रो किया, फिर यहाँ पे देखो रेप्लिकेट हो रहा है, रेप्लिकेट करके दो न्यू सेल का फॉर्मेशन कर दिया। ये है तुम्हारे रुडोल्फ विर्चो। चलो नेक्स्ट चलते हैं, फंडामेंटल फ्यूचर ऑफ सेल थ्योरी। ये देखो जैसे 11 या 12 का जो स्टूडेंट है उनके लिए ये काम देगा, क्योंकि बोर्ड्स वगैरह में ये सब क्वेश्चन आते रहता है। फंडामेंटल फ्यूचर क्या है, फिर और भी जैसे देखो यहाँ पे मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहता है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। चलो पहले फंडामेंटल फ्यूचर समझते हैं सेल थ्योरी का। यहाँ पे कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ ए सेल एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ ए सेल। ये तुमने पढ़ लिया है, इसलिए देखो जो तुम पढ़ लिया वही चीज़ है यहाँ पे, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। बस एक अलग से यहाँ पे टॉपिक का नाम दे करके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को वहीं समराइज कर दिया है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ ए सेल एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ ए सेल। All cell arise from pre-existing cell. Each cell is made of a small mass of protoplasm containing a nucleus in its inside a plasma membrane with or without cell wall on outside। देखो इस लाइन का मतलब है कि जितने भी सेल होते हैं उसमें स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होना अनिवार्य है, ठीक है। और उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे सेल वॉल हो भी सकता है उसके बाहर, और उसके बाहर सेल वॉल नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑल सेल आर बेसिकली एलाइक इन देयर केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। जितने भी सेल्स हैं सब अधिकतर क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, केमिस्ट्री में भी और फिजियोलॉजी में भी। एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर सम ऑफ, एक्टिविटीज है ऑर्गेनिज्म का सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज एंड इंट्रैक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सेल। अच्छा अब इसे देखो, इस लाइन को समझते हैं। एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंट्रैक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सेल। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो कुछ काम कर रहा है, काम करने का कहने का मतलब है कि डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सब जो प्रोसेस है, तो ये जो प्रोसेस है ना वो खुद नहीं करता है, ठीक है। वो एक्चुअली होता कहाँ है, तो वो सेल के अंदर होता है, और सेल के अंदर होता है तो हम लोग को वो दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन उसका रिजल्ट जो होता है वो हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। सेल के अंदर कब क्या, कब डाइजेशन हो रहा है, कब एनाबॉलिज्म हो रहा है, कब कैटाबॉलिज्म हो रहा है, वो हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट जो मिलता है वो हम लोग को देखने को मिलता है। वही कर रहा है एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो एक्टिविटीज जो हम लोग करते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज जो हम लोग करते हैं उसको अगर देखा जाए, वो सारे एक्टिविटीज को अगर जोड़ दिया जाए ना तो एक कंस्टिट्यूएंट सेल में होता है, ठीक है। वो कंस्टिट्यूएंट सेल में ही होता है, ठीक है। या तो वो सेल के अंदर हो या फिर दो सेल के इंटरेक्शन से हो सकता है, ठीक है। वो कह रहा है दिस थ्योरी हाउएवर, लेकिन ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि कैसे न्यू सेल फॉर्म हुआ, ठीक है। फंडामेंटल फ्यूचर है सेल थ्योरी का, सेल थ्योरी में ये नहीं पता चला था कि कैसे सेल का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी क्या होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल। मॉडर्न सेल थ्योरी को ही हम लोग नाम देते हैं सेल डॉक्ट्राइन या फिर सेल प्रिंसिपल बोलते हैं। द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। जो बॉडीज है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो बना होता है सेल से और प्रोडक्ट होता है सेल्स का। सेल्स आर यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन अ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स जो क्या यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एवरी सेल इज मेड अप ऑफ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग अ न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स एंड कवरिंग मेम्ब्रेन। सेल आर यूनिट ऑफ फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, यूनिट है किसका, फंक्शन का लिविंग ऑर्गेनिज्म में। दैट इज द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इट सेल। ये वही लाइन है जो पहले पढ़ा, ठीक है। While a cell can survive independently, its organelles can नॉट डू सो, ठीक है।
देखो सेल है जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, जैसे कि अब देखो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने का मतलब कि जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो सिंगल सेल ही है ना, तो सिंगल सेल तो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है ना वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल बिकॉज ऑल एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ आर परफॉर्म्ड बाय सेल। देखो जो लाइफ एग्जिस्ट जो होता है सेल में, क्योंकि जितने भी एक्टिविटीज हैं लाइफ के उस सारे सेल में परफॉर्म होते हैं, इसीलिए लाइफ एग्जिस्ट करता है सेल में। Cell undergo structural and functional modification depending on the specific requirement। सेल में है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मॉडिफिकेशन भी होता है वो डिपेंड करता है उसका रिक्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मॉडिफिकेशन कहने का मतलब स्ट्रक्चर का कहने का क्या मतलब है, जैसे कि कोई सेल है, कहीं पे उसको ओवल शेप का सेल ओवल शेप का सेल चाहिए, कहीं पे उसको सर्कल चाहिए, कहीं पे स्क्वायर चाहिए, कहीं पे क्यूबॉइड चाहिए, तो ये उसका क्या हो गया, स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। कुछ फंक्शनल रोल की जैसे कि ग्रुप ऑफ सेल है मेरे पास बहुत सारा, अब इसी में से कुछ सेल होगा जो कि आई का फॉर्मेशन करेगा जाइगोट में, कुछ है जो इसमें से लेग का फॉर्मेशन करेगा, कुछ यहाँ पर से फिंगर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये हो फंक्शनल रोल हो गया। ठीक है, सेल सबका ऑरिजिन तो सेम ही होता है ना, लेकिन उसका फंक्शन क्या होता है अलग अलग होते चल जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाइन जो है कहता है ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इटसेल्फ। ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कहने का इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है ना, उसमें जब सेल्स का ग्रोथ होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है तभी तो जाकर ऑर्गेनिज्म का भी ग्रोथ होता है। ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक है, वहां पे डायरेक्टली ग्रोथ होता है सेल्स का या फिर मल्टीप्लिकेशन होता है सेल का, तब जाकर के कोई भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इनसाइड द सेल। जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी स्टोर होता है और एक्सप्रेस होता है सेल के अंदर ही। ठीक है, कोई एक सेल है, सेल के अंदर कहाँ पे होगा, ये न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में स्टोर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, डीएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस भी होता है सेल के अंदर ही। ठीक है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू डिवीजन। जो न्यू सेल होता है वो भी कहाँ से अराइज होता है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होगा, किससे, तो डिवीजन से। ठीक है, अब देखो डिवीजन भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, कहीं पे बाइंड्री फ्यूजन होता है, कहीं पे कुछ अलग अलग तरह का होता है, ये हम लोग को आगे पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब ऑल न्यू सेल कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज कंटेन्ड इन द पेरेंट सेल। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि ऑल न्यू सेल कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज कंटेन्ड इन द पेरेंट सेल। इसका सिंपली मतलब ये होता है कि जो भी जितने भी न्यू सेल है उनके पास जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट सेम ही रहेगा जितने की पेरेंट्स में थे। ठीक है, अब इसको फर्दर ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ पर तो नहीं, लेकिन आगे क्लास में इसको तुमको पढ़ना है, वहां पे तुमको बताया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी का सिग्निफिकेंस क्या है, देयर इज ए स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी इन सेल बिलोंगिंग टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी देखने को मिलता है सेल्स में बिलोंगिंग टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कितने भी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हो जाए, या तो एक बैक्टीरिया हो या तो एक ह्यूमंस का सेल हो, बैक्टीरिया का सेल हो या फिर ह्यूमन का सेल हो। ठीक है, वहां पे स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी तुमको देखने को मिलता ही है सेल में। ऑल द सेल परफॉर्म सिमिलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितना भी सेल होता है सब में तुमको सिमिलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखने को मिलेगा। लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ सेल। लाइफ जितने भी हैं सब एग्जिस्ट करते हैं सेल्स के फॉर्म में। ठीक है, लाइफ पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो भी सेल से ही पास करता है। सेल से पास करने का मतलब कि ह्यूमन का पास ह्यूमन नहीं, मेल के पास हो जाएगा स्पर्म, फीमेल के पास हो जाएगा ओवा। दोनों क्या है, दोनों तो सेल ही है ना। अब दोनों जाके फर्दर फ्यूज करके एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट का जब ये फॉर्मेशन किया तो जाइगोट में क्या हुआ, एक न्यू सेल हुआ। तो जो लाइफ जो पास कर रहा है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, वो भी तो एक सेल्स के रूप में ही पास किया है ना। ऑल लिविंग बीइंग आर डिसेंट्स ऑफ प्रिमिटिव सेल। जितनी भी लिविंग बींग्स हैं सब क्या होते हैं, डिसेंट्स होते हैं प्रिमिटिव सेल के, दैट डेवलप ऑन अर्थ एज द फर्स्ट यूकैरियोट एंड प्रायर टू दैट ऑफ फर्स्ट प्रोकैरियोट। तो यहाँ पर ये तुम्हारा सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थ्योरी भी खत्म हुआ। जितने भी तुम्हारा पूरा सेल थ्योरी का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा एन ओवरव्यू ऑफ ए सेल। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं उस पर। देखो एन ओवरव्यू ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे वी कैन कैटेगराइज द ऑर्गेनिज्म इनटू यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में।
यूनिसेलुलर उसे कहेंगे जिसके पास एक सेल होता है, मल्टीसेलुलर उसे कहेंगे जिसके पास बहुत सारा सेल होता है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या आ जाएगा मेरे पास, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा है, वही लाइन है जो पहले हम लोग पढ़ चुका है, एनसीईआरटी का लाइन है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एज द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ अ लाइफ। मतलब कि जितने भी एसेंशियल फंक्शंस हैं लाइफ के, वो सारे एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव मेनी सेल्स, देयर आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये भी स्पेशलाइज्ड होते हैं जिससे कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है। एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर है। A typical plant cell has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it is the cell membrane। एक typical plant cell है, ठीक है, उसके पास distinct cell wall होता है, उसके पास outer boundary के रूप में, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर होता है, ठीक है। सेल ऑफ द ह्यूमन चिक, जो ह्यूमन चिक का जो सेल होता है, हैव एन आउटर मेम्ब्रेन, इसके पास जो आउटर मेम्ब्रेन होता है डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है। अब देखो, इनसाइड ईच सेल, हर सेल के अंदर, inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus। हर सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर भी ये सेल है, यहाँ पर जो डायग्राम में बनाया गया है, ये सेल के अंदर देखो यहाँ पर डेंस है ना मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा क्रोमोसोम पाया जाता है, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, जो कि जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, और उसको क्या कहते हैं हम लोग, डीएनए कहते हैं। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, सेल्स के पास, ऐसा सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई हो उसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं हो, यानी कि मेम्ब्रेन नहीं हो उसके न्यूक्लियस के पास, तो उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पे तुम्हारा प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल है, ये तुम्हारा यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल है, इसके देखो पास न्यूक्लियस के पास देखो मेम्ब्रेन है, और इसके पास देखो मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन टूटा टूटा है, सारा इसका क्रोमोसोम सब बाहर निकला हुआ है, ठीक है। इन both prokaryotic and eukaryotic cells semi fluid matrix called cytoplasm। both prokaryotic हो या फिर यूकैरियोटिक हो, दोनों के पास एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। वो ऑक्युपाई करता है वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सेल्स के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करके रखता है, ठीक है। या यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, देखो दोनों के पास साइटोप्लाज्म होगा। ये जो ब्लू वाला यहाँ पे दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पर भी देखो ये साइटोप्लाज्म है, जो कि सेल्स के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो साइटोप्लाज्म जो एक मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटी का, साइटोप्लाज्म एक ऐसा जगह है जहाँ पे जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज है वो सारे परफॉर्म होते हैं। सेलुलर एक्टिविटीज कहने का मतलब मेटाबॉलिज्म हो, यानी एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, सब चीज परफॉर्म होता है, या तो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, दोनों के लिए। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं साइटोप्लाज्म, जिससे कि सेल को लिविंग स्टेट में रखा जा सके। बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा भी यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। राइबोसोम क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, यह दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। विद इन द सेल, सेल के अंदर राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता है, लेकिन बल्कि दो ऑर्गेनेल्स के अंदर ही पाया जाता है। जैसे कि कौन कौन सा, तो क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स में, और माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। किस किस के अंदर, देखो पहले एक साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाएगा, और दो ऑर्गेनेल्स के अंदर, दो ऑर्गेनेल्स के अंदर और एक ऑर्गेनेल्स पे, दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे, ऑर्गेनेल्स के अंदर और ऑर्गेनेल्स के ऊपर। तो कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स के अंदर, तो साइटोप्लाज्म के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और किस पे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में यहाँ पे आता है राइबोसोम, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे राइबोसोम से एक चीज याद आया, एक चीज यहाँ पे याद कर लो, ठीक है। वो आगे के टॉपिक्स में, जब आगे का लेक्चर जब होगा तो उसमें तुमसे पूछेंगे वो चीज, ठीक है। जो राइबोसोम होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक 70S और एक 80S। 70S कहाँ कहाँ पाया जाता है, 80S कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो चीज देख लो। 70S प्रोकैरियोटिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। 80S कहाँ कहाँ पाया जाएगा, यूकैरियोट में।
ठीक है, चलो ये चीज को याद रखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है कि एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं, जो कि मदद करता है हमारे सेल डिवीजन में। एनिमल सेल्स के पास भी एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसे हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं, और वो मदद करता है सेल डिवीजन में। ठीक है, अब बात रहा यहाँ पर कि प्लांट में फिर कौन सेल डिवीजन में मदद करेगा, तो प्लांट में एक ऑर्गेनेल्स होता है जिसका नाम होता है फ्रैगमोप्लास्ट, जो कि मदद करता है सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस दिया हुआ है। यूकैरियोटिक में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होगा। जो देखो न्यूक्लियस पाया जाएगा, राइबोसोम भी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, ये सब यूकैरियोट में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में क्या मिलेगा, कैप्सूल, राइबोसोम, डीएनए, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये सब। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक आता है कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, इसे भी याद कर लेना। ठीक है, ये भी यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स कौन कौन सा हो गया, राइबोसोम, वेसल बॉडी, सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस, निक्लोजन बॉडी, ये सब नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स हैं। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स कौन कौन सा होगा, सिंगल मेम्ब्रेन उस पर होता है सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज भी 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, स्पेरोसोम, पेरोक्सोम और ग्लाइओक्सोम। तो ये तीनों के पास नहीं होते, सॉरी तीनों के पास सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। डबल मेम्ब्रेन किस किस के पास होगा, तो न्यूक्लियस के पास होगा, क्लोरोप्लास्ट के पास होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होगा। ठीक है, इसे याद करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। या फिर देखता हूँ अगर कोई ट्रिक होगा तो बता दूंगा शॉर्ट्स में। एम टी आर का मतलब मुझे तो रटना है बस। चलो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेल डिफर ग्रेटरली इन शेप एंड साइज, सेल से जो अलग हो सकता है शेप और साइज में भी। ठीक है, जैसे कि देखो माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, इसका लेंथ होता है सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ। बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, इसे भी सिंपली याद करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है एग। एमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ह्यूमन का आरबीसी होता है उसका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर का होता है। नर्व सेल जो कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटरली इन शेप, सेल से जो वेरी करता है शेप में भी, जैसे कि कुछ हो सकता है इसमें डिस्क लाइक शेप हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कोलुमनार हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, या फिर इवन इरेगुलर शेप भी हो सकता है। शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, जो शेप जो शेप है सेल का वो वेरी करता है कि उसका फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन के अनुसार अपना शेप को चेंज करता है। ये देखो माइकोप्लाज्मा का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कैसा होता है, जो उसमें राइबोसोम, डीएनए, सोल्यूबल आरएनए, सोल्यूबल प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, मेम्ब्रेन, सारी चीज यहाँ पे माइकोप्लाज्मा का। ये एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऑस्ट्रिच का एग है, इसका डायग्राम दिया है। उसके बाद डायग्राम है सारा एनसीईआरटी का, ये थोड़ा बहुत ज्यादा खास करके इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का देख लो कैसा होता है, आरबीसी राउंड एंड बाई कनकेव होता है। ठीक है, ये आरबीसी राउंड एंड बाई कनकेव, डब्ल्यूबीसी एमोवाइड, कोलुमनार एपिथेलियल सेल, लॉन्ग एंड नैरो। ठीक है, सॉरी एनसीईआरटी का डायग्राम पे थोड़ा खास करके फोकस करना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि डायग्राम से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये 4-5 डायग्राम दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा है, मैच द फॉलोइंग में दे सकता है डायग्राम, या फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन में दे सकता है। उसके बाद देखो नर्व सेल कैसा होगा, तो ब्रांच होगा और लॉन्ग होगा। इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्रांच और लॉन्ग है तो कौन है, तो नर्व सेल है। फिर देखो जैसे पहले था राउंड एंड बाइकन के कौन होगा, तो रेड ब्लड सेल। एमोवाइड कौन होगा, तो डब्ल्यूबीसी। लॉन्ग एंड नैरो कौन होगा, तो कोलुमनार एपिथेलियल। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे इलोंगेटेड है तो कौन होगा, ट्रैकिड से। राउंड एंड ओवल कौन होगा, तो मेसोफिल है। ठीक है, डायग्राम भी याद रखो, सारा जितना लिखा हुआ है नीचे में वो उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी को पूरा पी जाना है तुम घोर के। आज का सेशन तुम्हारा खत्म हो गया, स्लाइड्स तो और है नहीं। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। तो थैंक यू, कमेंट करना, बताना कमेंट में कैसा लगा लेक्चर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को भी ऑन कर लेना जिससे कि नोटिफिकेशन मिल सके कौन सा वीडियो का अपलोड होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं तब तक के लिए, टाटा बाय बाय।